म्यूसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसे अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो समानता के लिए भी, विविधता के लिए भी। कैसे? डाइवर्सिटी के लिए भी, इक्वलिटी के लिए भी। कैसे? समानता। आप देखे होंगे कि बच्चों में माता और पिता दोनों के गुणों का प्रदर्शन होता है, चेहरा में, कलर में, आवाज़ में इत्यादि में। तो यह समानता अर्ध म्यूसिस के कारण ही आपका संभव हो पाता है। और विविधता, भले ही संतानों में कई तरह के गुण माता और पिता के पाए जाते हैं, लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि माता और पिता के एकदम सेम टू सेम क्लोनिंग नहीं होते हैं, न ही माता के न ही पिता के। इससे विविधता भी आती जाती है। जैसे जैसे अलग अलग पीढ़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि बच्चों में काफ़ी विविधता देखी जाती है। यह आपका मियोसिस का मूल उद्देश्य था। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा कि आखिर यह किस टाइप के सेल में डिवीजन होता है। ये कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं जहाँ पर यह मियोसिस डिवीजन होता है, सारे सेल्स में नहीं होता है ना। इसे गैमेट्स कहा जाता है, जो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं। ये जनरली आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं। आपको पता है कि ओवरीज जो होता है महिलाओं में, स्पर्म्स पुरुषों में, है ना। मानव के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली। यहाँ पर ओओसाइट नाम का एक स्पेसिफिक सेल होता है। यहाँ पर स्पर्मोसाइट, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ओओसाइट, स्पर्मोसाइट्स, जिसके विभाजन के स्वरूप, आपके म्यूसिस विभाजन के स्वरूप ये स्थितियां बनती हैं, है ना, कि भविष्य में स्पर्म्स और एग्स जो ओवरीज है, ठीक है, ओवा है, एग्स है, उनके मिलने से नए संतानों की उत्पत्ति संभव होगी, ठीक है। इसी को समझा जाता है मियोसिस में। चलिए अब इसके अलग अलग चरणों को हम लोग समझते हैं। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल समझाया जा रहा है। मियोसिस, इसके दो फेज होते हैं, ध्यान से देखेंगे। वहाँ आपने एक फेज देखा था, यहाँ दो फेज होता है। फेज 2 मिटोसिस में जो आपने पढ़ा था सेम उसी तरह है, यहाँ कोई टेंशन नहीं लेना है, ओके। जो मेहनत यहाँ करना है, यहाँ पर नाम वही रहेगा, पीमेट। नाम वही रहेगा, पीमेट, बस यहाँ सेकेंड लेवल का कर दीजिए। क्लियर? पूरी तरह से क्लियर है। इस तरीके से आपको शुरू में ही डायग्राम बना देना है जब भी मियोसिस आता है, ताकि परीक्षक को यह फील हो जाए कि आपको पूरे टॉपिक की एक सामान्य जानकारी अच्छी तरह से, उसको भी आपको आपके बारे में एक अच्छी जानकारी शुरू में ही प्राप्त हो जाए। इसलिए प्रेजेंटेशन डायग्राम का भरपूर यूज कीजिए। परंपरागत तरीके से उत्तर लिखना बंद कीजिए। अगर आप लिखते हैं तो, है ना, उससे मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। मियोसिस जो आपका होता है उसके पहले आपके G1, S, G2 वगैरह तो होंगे ही, तैयारी की अवस्था जो होती है वह तो होंगे ही, है ना। इसका एक सिंपल डायग्राम, इस पर बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, पहले ही बता चुके हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह निर्मित होता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम इत्यादि
का निर्माण आपका होता है और प्लस डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेज का प्रमुख घटना है। यहाँ पर आपका चेकिंग होता है सेल ग्रोथ वगैरह में, जो यहाँ पर से ही शुरू हो गया था उसमें जो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है उसको क्लियर कर लिया जाता है। इसके बाद हेम फेज अवस्था आती है, इसमें मिटोसिस या मियोसिस हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग मियोसिस पढ़ रहे हैं। वहाँ पर 2 पार्ट में स्पष्ट रूप से आपको विभाजन करना है। ये प्रोफेज पीमैट 1 नंबर का है, ये पीमैट 2 नंबर का अवस्था है। ओके, ये जो आपका बीच का अवस्था, इधर G0 भी हो सकता है, इधर जो बीच का अवस्था है यह इंटरकाइनेसिस अवस्था कहा जाता है। ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक, इसे इंटरफेज कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत तैयारी होता है अगले फेज के स्टार्ट करने से पहले। तो पीमैट 1, पीमैट 2 भाग में आपको मियोसिस को स्पष्ट रूप से आपको विभाजित करना है। पीमैट 2 जो होता है पूरी तरह से मिटोसिस है, कोई टेंशन वहाँ नहीं लेना है। 1 सेल का 2 सेल बनता है ना। यानी कि जो मिटोसिस में पढ़ा था आपने, बस यहाँ लिख देना है, नाम केवल प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग फेज 1 वाले अवस्था को स्टडी करने वाले हैं, उसको अच्छी तरह समझिए। प्रोफेज 1 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है ना। प्रोफेज 1 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है। इसके सूत्र जो इसका है, ले जा पैक्टिन पैक्टिन दादी। ले फॉर लैप्टोटिन, जा फॉर जाइगोटिन, पैक्टिन पैक्टिन इट्स कंप्लीट के लिए ही दे दिया गया है फार्मूला में। डिप्लोटिन, 1 डी फॉर डिप्लोटिन, केवल याद करने के लिए है, सूत्र कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक आपका समसूत्री विभाजन की तरह, मिटोसिस की तरह, पहले जो आपका होगा कैरियोकाइनेसिस होगा। ये कैरियोकाइनेसिस में हम लोग चल रहे हैं अभी, यानी कि केंद्रक विभाजन। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि जो आपका केंद्रक जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म जो है, उसका विभाजन 2 चरण में यहाँ पर भी होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को अच्छी तरह समझा देना है, फिर साइटोकाइनेसिस में वही खांच बन जाता है, फिर दोनों सेल जो अंदर अलग अलग हो चुके हैं उनके न्यूक्लियस, वो फिर पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, उसको सिर्फ समझाना है। साइटोकाइनेसिस में तो विशेष कुछ है नहीं, मेन आपका कैरियोकाइनेसिस है, उसमें भी सबसे मेन आपका प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस को आप अच्छी तरह से कर लेंगे, इसका नाम को याद कर लेंगे अच्छी तरह से, है ना। ध्यान रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस चल रहा है, प्रोफेज 1 ही समझना है, बाकी विशेष समस्या नहीं है, है ना। तो इसका पहला जो है लेप्टोटिन है। लेप्टोटिन में आपका अवस्था में क्या होता है, जो आपने प्रोफेज में पढ़ा था उसी को लेप्टोटिन में लिख देना है। जो आपने मिटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था उसी को लिख देना है। इट मीन्स
जो भी स्पेसिफिक सेल है ना, उसके न्यूक्लियो मेम्ब्रान जो है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रान जो है फ्रेगमेंटेड होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रोसोम तो उत्पत्ति हो ही चुका है इस फेज में, ये आपका पोल की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो क्रोमोजोम है वो कम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। प्लस जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका, केंद्रक का केंद्र, है ना, वह गायब हो जाते हैं। ठीक है, जो एक शुरुआती आपने प्रोफेज में पढ़ा था सारा यहाँ पर भी लिख देना है। गुणसूत्र बहुत स्पष्ट नहीं दिखेंगे प्रोफेज अवस्था में, जैसे पिछला बार आपने पढ़ा था मेटोसिस में, तो यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं दिखेंगे। स्पष्ट कब दिखते हैं गुणसूत्र? ये दिखते हैं मेटाफेज अवस्था में। तो ये जो है आपका वास्तव में लेप्टोटीन में, ये पूरी तरह से आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद टेंशन इससे ज़्यादा नहीं लेना है, जो प्रोफेज में लिखते हैं वो लेप्टोटीन में लिख दीजिए। क्लियर? जो प्रोफेज में लिखते हैं लेप्टोटीन में लिख दीजिए। जाइगोटीन, ओके, जाइगोटीन नाम से है जाइगोट, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे में कोई भी बच्चा जैसे जैसे आपका बड़ा हो रहा है या गर्भ के दौरान से ही मियोसिस की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, तो बच्चे के अंदर तो मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल हो, माता पिता दोनों का है ना, उसी में से कुछ सेल्स में क्या हो रहा है, मियोसिस की प्रक्रिया हो रही है। अधिकांश सेल में जो है आपका मिटोसिस की प्रक्रिया होती है। तो मियोसिस की प्रक्रिया भी, मिटोसिस जिस तरीके से गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, मियोसिस की प्रक्रिया भी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जाइगोटीन, जाइगोटीन में यहाँ पर क्रोमोजोम तो मिक्स है आपका, इसमें कुछ क्रोमोजोम जो है माता के हैं, कुछ क्रोमोजोम्स जो हैं पिता के हैं, लेकिन दोनों क्रोमोजोम्स जिससे उस बच्चे का निर्माण हो रहा है ना, वो निश्चित रूप से समजात क्रोमोजोम है ना, यानी कि एक ही प्रजाति मानव के क्रोमोजोम हैं। उसमें क्या होता है, युगलीकरण, यानी कि पेयर्स बनने लगते हैं। ओके, पेयर्स बनने लगते हैं समजात गुणसूत्रों के, होमोलोगस क्रोमोजोम के। क्लियर? जाइगोटीन, जाइगोट माने डबलिंग होना, है ना। उन लोग खोज करते हैं सारे गुणसूत्र, एक जो माता से आए हैं, एक जो पिता से आए हैं, खोज करते हैं कि जो समजात गुणसूत्र है लगभग एक ही टाइप का काम कौन कौन करता है। ऐसे ऐसे गुणसूत्र जो है एक माता वाले एक पिता वाले करीब आपके आने लगते हैं। ठीक है, और युगलीकरण यानी कि पेयर्स बनना शुरू हो जाता है। इस पेयर्स को बनने में कुछ खास प्रोटीन्स मदद करते हैं, है ना, क्योंकि जो बच्चे का निर्माण हुआ था माता के 23 और पिता के 23 क्रोमोजोम से 46 बनने के बाद हुआ था, उन्हीं क्रोमोजोम का युगलीकरण होता है जाइगोट अवस्था में, है ना, जाइगोटीन अवस्था में। तो कुछ खास प्रोटीन इसमें मदद करते हैं, है ना। और जब इस तरीके से युगलीकरण हो जाता है दो दो समजात क्रोमोजोम का, तो इसको जो कहा जाता है साइनेप्सिस प्रोसेस। और इस तरीके का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दो दो क्रोमोजोम का युगल जो हो जाता है आपका जाइगोटीन फेज में, तो इस सारे कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इतना ही यहाँ पर जानना है जाइगोटीन में, कोई दिक्कत नहीं। सब खोज करते हैं कि हमारा कौन सा जोड़ा है, खोज कर लिए सारे क्रोमोजोम सामने आए, उसको सामने लाने में मदद करता है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन।
इस प्रोसेस को साइनेप्सिस प्रोसेस कहते हैं, और जो कम्प्लेक्स तैयार होता है इसको साइनेप्टिकल कम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर? ये आपका हो गया सिंपल एकदम जाइगोटिन अवस्था में। तीसरा में हम लोग चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगा क्लियर कर लीजिएगा। पैकेटिन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बन चुका है ना। अब क्या होता है, सेल के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है पैकेटिन में, जो आपका सेंट्रोसोम वगैरह है वो भी नहीं पहुंचा है पोल की ओर, उस सब मेटाफेज में हो जाएगा। यहाँ पर जुड़ने लगते हैं समजात क्रोमोसोम। क्लियर? एक पॉइंट पे जुड़ते हैं। अगर इसको और विस्तारित रूप में देखा जाए तो ये एक से अधिक पॉइंट पर भी जुड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ ये जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ ये जुड़ते हैं इसको कहा जाता है रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। ये सारे जुड़ाव जो होते हैं इसलिए होते हैं ताकि जेनेटिक मटेरियल का, जो माता का क्रोमोसोम था, पिता का क्रोमोसोम था, उनके बीच के जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो सके। उसकी संभावनाओं की तलाश करने के लिए बहुत कई स्थानों पर जुड़ते हैं, है ना। लेकिन हर जगह से नहीं, किसी एक जगह से ही ट्रांसफर फाइनली होता है। तो रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स समझ गए आप लोग। किसी एक का फिर फाइनली चुनाव आपका होता है ना। फाइनली किसी एक का चुनाव होता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है पैकेटिन अवस्था में ही। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है पैकेटिन अवस्था में ही। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया ही है ट्रांसफर ऑफ, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? इसी प्रक्रिया में आपकी होती है। जब दो क्रोमोसोम सामने आते हैं, है ना, इसको कहा जाता है बाइवेलेंट। क्लियर? या टेट्राड भी कहा जाता है। क्लियर? बाइवेलेंट, टेट्राड, चतुष्क, क्योंकि हर क्रोमोसोम की जो ब्रांचेस होते हैं क्रोमेटिड के रूप में डिवाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चार चार दो क्रोमेटिड दो ही होता है, ब्रांचेस इस तरीके से आपको चार दिखेगा, है ना। यानी कि इसमें देखिएगा तो एक दो, इसमें दो हुआ, इसमें एक, इसमें दो, तो एक दो तीन चार हुआ ना, इसलिए इसको चतुष्क भी कहा जाता है, टेट्राड भी कहा जाता है। क्लियर? इसको टेट्राड भी कहा जाता है। तो बाइवेलेंट टेट्राड भी किस चरण में बनेगा? पैकेटिन। क्रॉसिंग ओवर किस चरण में होगा? पैकेटिन। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स किस में बनेगा? पैकेटिन। इसमें जो मदद करता है, एक प्रोटीन मदद करता है, उसका नाम है रिकम्बिनेज। नोट्स में लिखा हुआ है रिकम्बिनेज प्रोटीन के द्वारा जो है आपका ये जुड़ते हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर हो गया रिकम्बिनेज प्रोटीन, बाइवेलेंट टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर, इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? और ये जो आपका है पैकेटिन अवस्था है। चलिए चौथा नंबर में हम लोग आते हैं।
डिप्लोटिन। इस अवस्था में ये जो आपका होता है, इसको 4 पार्ट नहीं कर रहे हैं ब्रांच, है ना, समझने में फिर दिक्कत हो जाएगा। ये पूरी तरह से जेनेटिक मटेरियल का जो है ट्रांसफर हो जाता है। इसको अगर बाहर निकालते हैं तो ऐसी आकृति की संरचना बन जाती है। ठीक है, अगर दोनों होमोलोगस के कलर को अलग रखते हैं, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों होमोलोगस के कलर को अगर हम लोग अलग रखते हैं, क्लियर, ये आपका हुआ, एक आपका हुआ। अब क्रॉसिंग ओवर जस्ट आपका जब होता है तो इस टाइप का हो जाता है। इसका समझिए जेनेटिक मटेरियल यहाँ जुड़ गया, है ना, और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ जुड़ गया। तो इस तरीके से कुछ जो है जेनेटिक ट्रांसफर होता है ना। लेकिन ये मत सोचिएगा कि दोनों जो है अलग हो जाते हैं डिप्लोटिन में। जब बच्चा गर्भ में ही होता है, माता के गर्भ में ही होता है, तो डिप्लोटिन के बाद सामान्य रूप से प्रक्रियाएं जो हैं रुक जाती हैं। इसलिए अगर पूछा जाता है कि सबसे लंबा अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबा काल कौन सा होता है, तो डिप्लोटिन होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है ये, है ना। तो डिप्लोटिन में समझ गए। और ये जो आपका क्रॉस का स्ट्रक्चर बन जाता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, ये अलग अलग नहीं रहता है, इसको कहा जाता है काइजमेटा। इस नाम को याद रखिएगा। काइजमेटा कब बनता है? एक साकार की आकृति आफ्टर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर, इंटरचेंज होने के बाद, तो ये बनता है डिप्लोटिन में, है ना। अब अगला जो है लास्ट फेज जो है प्रोफेज का, में नहीं समझना है, प्रोफेज 1। डाइकाइनेसिस, है ना। इसमें जो है आपका डाइकाइनेसिस में ये जो है एकदम जो करीब करीब थे थोड़ा दूर जाने लगे। हालांकि टच यहाँ रहता है, काइजमेटा समाप्त बस कोशिश करता है। दोनों का काम हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो चुका है, अब वो एक दूसरे से दूरी बनाने लगे हैं, अब दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो इसकी स्थिति बनी रहती है, लेकिन डाइकाइनेसिस के अंतिम चरण में काइजमेटा की जो है समाप्ति हो ही जाती है। लगभग हल्का फुल्का टच रहता है जो मेटाफेज तक चलता है। तो यहाँ पर यही लिखना है कि दूरी बनने लगती है, जो पेयर्स बने थे, है ना। इस चरण में और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये 5 चरण जो आपके थे प्रोफेज के, वह क्लियर हो गए। अब चलिए हम लोग आते हैं दूसरा मेटाफेज। ये कैरियोकाइनेसिस चरण ही चल रहा है। मेटाफेज अवस्था जो आपका है अब पहले की तरह ही चलेगा। जो आपका सारे पेयर्स हैं गुणसूत्र के, 23 पेयर्स हैं टोटल, है ना। 23 उधर से 23 इधर से, क्लियर। और वो बीच में आ जाते हैं जिसे मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहा जाता है। इस समय तक सेंट्रोसोम कहाँ जा चुका है? दोनों पोल्स की ओर जा चुका है। इसके सेंट्रियोज से आपके स्पिंडल फाइबर निकलने शुरू हो जाते हैं, पहले से निकलने लगते हैं। और ये
क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, है ना। यही आपका है मेटाफेज प्लेट, पोल्स तक पहुंच जाना सेंट्रोसोम का, और ये सारे गुणसूत्र जो हैं काइजेमेटा हल्का फुल्का टच उस समय भी रहता है, हालांकि उसको काइजेमेटा नहीं कहा जा सकता है, और ये अपनी अपनी ओर जो है पुल करने लगते हैं, टानने लगते हैं, ठीक है। और मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट और सेंट्रोसोम की स्थिति को इस चरण में याद रख लीजिएगा। ये हुआ मेटाफेज। एनाफेज। पिछली बार की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अभी बता देंगे। जो गुणसूत्र हैं वह जो बताया मैंने कि पुल कर रहे थे ना सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर, है ना, तो टूट जाते हैं और पोल की ओर जो है ट्रांसफर होने लगते हैं। यहाँ और वहाँ में मिटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है कि वहाँ पर क्रोमोजोम की संख्या में डिफरेंस नहीं होती थी, वहाँ पर दोनों ओर जो है आपका 23 पेयर्स ही क्रोमोजोम जाते थे, क्लियर। और यहाँ पर जो आपका है क्रोमोजोम जो है 23 जो है इधर निकले, 23 जो है इधर निकले। क्रोमोजोम की संख्या में यहाँ पर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। मेटाफेज के बाद जो एनाफेज अवस्था आता है, यहाँ क्रोमोजोम की संख्या आधी आधी हो जाती है। इट मीन्स जो नए सेल बनेंगे वहाँ पर क्रोमोजोम जो है 23 होंगे, है ना, उसमें 46 नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम है, स्पिंडल फाइबर है ना, स्पिंडल फाइबर है। और ये जो है आपके गुणसूत्र हैं जो आधे आधे हो चुके हैं, क्लियर। अब जो है आपका अगला चरण है, केवल यही अंतर को वहां पर स्पष्ट कर दीजिएगा। टेलोफेज। क्या बताया था मैंने मिटोसिस पढ़ाने के दौरान कि टेलोफेज जो है प्रोफेज का ठीक उल्टा होता है, यहां पर भी उल्टा होगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज इट मीन्स सेल्स के जो है फ्रेगमेंटेड बनने लगते हैं, ठीक है। ये सूत्र के रूप में बदलने लगते हैं। न्यूक्लियोलस माने जो केंद्रिका है उसका भी आपका न्यूक्लियोलस जो उसका केंद्रक है वह प्रकट होने लगता है। सेंट्रोसोम गायब होने लगते हैं। सेंट्रोसोम जिसका काम है सेल विभाजन के दौरान प्रकट होना इस फेज में, है ना, वो फिर से गायब होने लगते हैं। और इस तरीके से दोनों सेल्स में ये सारे चरण ये धागे के रूप में उलझने लगते हैं। न्यूक्लियोलस गायब होने लगते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम भी गायब होने लगते हैं, क्लियर। ये तो आपका हो गया कैरियोकाइनेसिस का चारों फेज। इसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स जो अंदर का द्रव्य है ना, वो भी तो विभाजन होगा, क्लियर। तो उसके लिए क्या होता है क्लीवेज बनता है, खांच बनता है। प्लांट सेल एनिमल सेल के मामले में ये जो है आपका खांच बनना शुरू होता है और ये आकर के फिर मिल जाता है, ओके। ये आकर के क्या होता है मिल जाता है। तो ये आपका हो गया जो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये जो है आपका पूरा डेवलप हो जाता है, इसका केंद्रक ये डेवलप हो जाता है, केंद्रक न्यूक्लियोलस हो जाता है। जो स्थिति थी, है ना, वो आपका साइटोकाइनेसिस अवस्था में फिर से दो नए सेल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हैप्लॉइड सेल ये हैं, है ना।
हैप्लॉइड सेल का अर्थ है दोनों में 23 क्रोमोजोम है, लेकिन वहाँ पर जो आपने 2 नए सेल को देखा था वो डिप्लॉइड ही थे, है ना। इट मीन्स 46 गुणसूत्र ही दोनों में थे, 46 क्रोमोजोम ही थे। ये आपका हुआ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस अवस्था मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 की प्रक्रिया के बाद इंटरफेज तो नहीं आता है, एक इंटरकाइनेसिस प्रक्रिया आता है जिसमें थोड़ा बहुत तैयारी हो जाता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है, लंबे समय का नहीं होता है ना। लेकिन चूंकि मियोसिस सेकेंड प्रक्रिया भी बचा हुआ है, इसलिए एक इंटरकाइनेसिस फेज जिसका शुरू में मैंने डायग्राम में दिखाया वो बहुत ज़रूरी होता है। इंटरकाइनेसिस के बाद आपका आता है मियोसिस 2। क्लियर। मियोसिस 2 जो आपका होता है बहुत ही सिंपल है। 2 सेल बने हुए हैं आपके, है ना, उसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। किसी एक सेल को लेकर के आप समझा दीजिए, और क्या समझाना है बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड हैं। समझाना है कि इसमें भी जो है पीमेट अवस्था होती है, इसमें भी होगा, लेकिन इसको 2 के रूप में आपको बताना है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, दोनों अवस्था होगा, है ना। इसमें आपका कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। ये तीनों में सेम है। क्लियर। सेल के प्लाज्मा का डिवीजन होगा, सेल के कोशिका द्रव्य का। तो कैरियोकाइनेसिस में आपका P2, M2, A2, T2, ये 4 अवस्थाएं आपकी हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपने मिटोसिस में पढ़ा था उसको मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में, उसी को लिखना है यहाँ पर। कोई भी एक सेल को लेते हैं, हैप्लॉइड सेल को, है ना। वहाँ पर क्या होते हैं, केंद्रक प्रोफेज 1 में केंद्रक का जो झिल्ली है, प्लाज्मा है, सॉरी मेम्ब्रान है, केंद्रक का मेम्ब्रान जो है वो फ्रेगमेंटेड होने लगते हैं, और ये जो अंदर की क्रोमोजोम है वो संघनित होने लगता है, जो धागा के रूप में है वो थोड़ा सा सामने सामने आकर के मोटा होने लगता है, संघनित कंडेंस करने लगता है। न्यूक्लियोलस जो है गायब हो जाता है ना। सेंट्रोसोम प्रकट होने लगता है, लेकिन ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। उसके बाद इसका सब फेज कुछ नहीं होता है पहले टाइप का, है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन ये सब कुछ नहीं होता है। इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोजोम है मेटाफेज में ये आपकी मेटाफेजिक प्लेट में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पहुंच जाता है आपका सेंट्रोसोम पोल के पास। 2-3 से दिखा दीजिएगा, सारा को नहीं दिखाना है। एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो निकलेगा वो अपनी ओर पुल करना शुरू कर देता है ना। इसका जो सारे क्रोमेटिड्स थे वो बढ़ते हैं। क्रोमोजोम की संख्या यहाँ सेम रहती है, 23 ही दोनों पार्ट में, है ना। जो बटना है बढ़ चुका है, 23 पेयर्स ने, ओनली 23।
23 था, यहाँ पर भी 23 ही रहेगा। जैसे वहाँ पर मिटोसिस में हमने देखा था 46 था, तो 46 ही रहता है नए सेल्स में भी। यहाँ पर भी जो 23 था वही इधर भी 23 जा रहा है, इधर भी जा रहा है। लेकिन मियोसिस फेज 1 में आप 46 में से 23 उधर जा रहा था, 23 इधर जा रहा था, है ना। और टेलोफेज जो बताया गया है आपको, ये जस्ट उल्टा होता है किसका, प्रोफेज अवस्था का जस्ट उल्टा होता है। इट मीन्स ये जो फ्रेगमेंटेड थे, है ना, वो फिर से आने लगते हैं। कोशिका का केंद्रक झिल्ली फिर से बनने लगता है ना। और जो आपका गुणसूत्र था वो फिर से धागों के रूप में परिवर्तित होने लगता है। केंद्रिका जो है फिर आपका प्रकट हो जाता है। एकदम जस्ट उसका उल्टा सेंट्रोसोम जो वहाँ पर आया था यहाँ पर गायब होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चीज़ प्रक्रियाएं हो रही थी उसकी ठीक उल्टी प्रक्रियाएं आप टेलोफेज में देखते हैं। तो ये आपका हुआ कैरियोकाइनेसिस का चारों फेज। उसके बाद जो दोनों सेल आपके बनते हैं, है ना, केंद्रक का ये आपका स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। केंद्रक के चारों ओर का जो झिल्ली है, मेम्ब्रान है, और इसका अब बचा हुआ है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो आपका यहाँ क्लीवेज बनना शुरू हो जाता है ना। ये क्लीवेज धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और दो पार्ट में बट जाता है। तो ये आपका एनिमल सेल में ऐसा होता है। लेकिन प्लांट सेल में चूंकि बाहर से बहुत ही कठोर आवरण होता है सेल वाल, तो बाहर से क्लीवेज नहीं बनता है। जो सेल का जो अंदर का सेल मेम्ब्रान होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो अंदर से बनती है, बाद में सेल वाल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो बाहर से आपका क्लीवेज वहाँ पहले नहीं बनता है। अंदर का जो सेल मेम्ब्रान है, कोशिका झिल्ली है, वो पहले आपका तैयार हो जाता है। क्लियर। तो अब सोचिए यहाँ पर कि टोटल आपके कितने बने सेल्स। पहले एक सेल से आपका दो सेल बना था, ओके। इसमें ये आपका डिप्लॉइड था, है ना। ये हालांकि माता पिता दोनों का इसमें था, स्पेसिफिक सेल होता है। ये हैप्लॉइड बना, ये हैप्लॉइड बना, जिसमें 23 सी गुणसूत्र थे, एन कहा जाता है, इसे 2n कहा जाता है। ये फिर दो पार्ट में बना, ओके। आकार छोटा बड़ा नहीं है ना, उसमें कंफ्यूज नहीं। ये सारे हैप्लॉइड होंगे ना, क्लियर। ऐसे ही हैप्लॉइड सेल जो है, जब आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्लियर, फीमेल्स के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ऐसे ही हैप्लॉइड सेल फिर से डिप्लॉइड में बदल जाते हैं। कोई भी दो सेल अगर मिलता है तो n और n फिर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इसी तरीके से प्रत्येक पीढ़ी में मानव में क्रोमोजोम की संख्या जो है फिक्स होती है 46 या 23 पेयर्स। तो मिटोसिस मियोसिस के बीच क्या डिफरेंस है उसको अच्छी तरह से लिख दिया गया है। कितने सेल्स बनते हैं, प्रक्रियाओं में क्या 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 आपका डिफरेंस है। यहाँ 2 फेज है, वहाँ पर 1 फेज है। यहाँ पर 4 नए डॉटर सेल बनते हैं, वहाँ पर 2 ही बनते थे। यहाँ सारे हैप्लॉइड बनते हैं, वहाँ पर आपका सारे डिप्लॉइड बनते हैं। इसका क्या यूज है ना, इसका क्या यूज है, उसका क्या यूज है, दोनों में आपको डिफरेंस को क्लियर करके अपना ये कर लेना है, ठीक है। तो मियोसिस को मैंने आज क्लियर कर दिया। मियोसिस में आपके 2 अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है। यानी कि एक मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। दोनों प्रोसेस में मियोसिस 1 में भी मियोसिस 2 में भी 2 फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो आपका होता है केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य, है ना, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका का केंद्रक का विभाजन, उसके बाद कोशिका का द्रव्य का विभाजन। पहले वाले का जो कैरियोकाइनेसिस का प्रक्रिया है उसमें पीमेट
प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 की प्रक्रिया होती है, जिसमें केंद्रक का सही तरीके से विभाजित हो जाता है, जिससे 46 गुणसूत्र वाला सेल जो है 23 गुणसूत्र में विभाजित हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस के माध्यम से सेल पूरी तरह से डिवीजन हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इंटरकाइनेसिस अवस्था। इंटरकाइनेसिस के बाद जो है आपका मियोसिस का सेकेंड पार्ट आता है। उसमें पहले आपका केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पर नाम जो आप देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड जो आपका टेलोफेज 2। इसमें जब आपका केंद्रक विभाजन हो जाता है तब फिर साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है और कुल 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्लियर? तो यही आपका महत्व है। डिफरेंस भी मैंने हल्का सा समझा दिया है, इसका यूज कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी प्रदान करें।